जादुई पीला घोड़ा। महाराष्ट्र के पास एक कस्बे में राजेश नाम का एक किसान अपनी बेगम के साथ रहता था। राजेश खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, पर इससे उनका खर्चा अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे। सुनिए, आप कोई और दूसरा काम देख लीजिए, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे अपने लिए कोई काम देखने के लिए कहूँगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही जाना माना आदमी था। वो घोड़ों की रेस के मुकाबले करवाया करता था। अरे भाई सुमित, क्या हाल है? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद याद किया भाई। तेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हालात है? घर में सब खैरियत तो है ना? अब मैं क्या बताऊं भाई, तुम्हें तो सब पता ही है। काश्तकारी करके ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। मुझे कोई काम बता दो जिससे मैं थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा मवाल ले लो और घोड़ों के रेस के मुकाबले में हिस्सा लो। हम हर महीने मुकाबला करवाते हैं। तुम्हें तो पता ही है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख की रकम? इतना तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है मियाँ, फिर तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और मुकाबले की तैयारी करो। राजेश वापस अपने घर आ जाता है और घर लौटते ही रानी को सारी बातों की इत्तला देता है। रानी को भी बात पसंद आई। कस्बे के पास एक मेला लगा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपने जमा किए हुए पैसे लेकर उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहाँ काफी घोड़ों को देखता है, मगर उसे कोई बढ़िया घोड़ा नजर ही नहीं आता। तभी आखिर में एक पीले रंग का घोड़ा नजर आया और देखते ही उसने तय कर लिया कि वो यही घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे यही घोड़ा मवल लेनी चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले आता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े का इस्तकबाल करती है, तभी वो घोड़ा बोल पड़ता है, मेरे मालिक जिंदाबाद। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बातें कर सकते हो या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक तिलस्मी घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई भी दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे आका हो, और अगर कभी भी कोई मुझे गिराने या चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा जख्म अपने आप ही भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर मुकाबले का दिन आ गया। राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को लेकर मुकाबले में पहुंच जाता है और जैसे ही घोड़ों का मुकाबला शुरू होता है, राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को भागने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही तिलस्मी पीला घोड़ा इतनी तेजी से भागता है कि सारे घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही मुकाबला जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर तो ऐसा बार बार होने लगा। जब भी घोड़ों का मुकाबला होता, तिलस्मी पीला घोड़ा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश तिलस्मी पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बेहद ख्याल रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आ जाया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों बेहद खुश थे। हमारे घर में जब से ये तिलस्मी घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है और मुझे तो लगता है कि ये घोड़ा अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तो बिल्कुल सही फरमा रही हो। बबलू नाम का एक इंसान जो हमेशा घोड़ों के मुकाबले को जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से मुकाबला हारने लगा था। तब से वो राजेश से नफरत करता था। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मुझसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू दिल ही दिल में उसे हराने के लिए तरकीब सोचता रहता था। तभी उसे एक बात सूझती है। क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं? अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो मुकाबले में हिस्सा कैसे लेगा? मुकाबले से एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चोरी करने आता है और एक डंडे से तिलस्मी घोड़े के पैर पर जोर जोर से मारता है। घोड़े के पैरों से अब खून आने लगा था, लेकिन फिर तिलस्मी घोड़े का घाव अपने आप ही भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे
ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता। तभी तिलिस्मी घोड़ा अपनी टांग उठा के बबलू की टांग पर जोर जोर से दुलत्ती मारता है और बबलू की टांग टूट जाती है। इस तरह से वो खुद ही मुकाबले में नहीं जा पाता। इसीलिए कहा गया है, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। मेहंदीपुर देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ। काली की गिज़ा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तयाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी। जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बेवक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज़दा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईस ज़ादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाईजान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे आला किस बात की है? दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तयाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है। पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं, खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है। काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे भोला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है। परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबान में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तयाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में क्या मिला है। सोने का टुकड़ा? ये भैंस के पेट से दस्तयाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है।
किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तयाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दूहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तयाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते। अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजा हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है।